हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट। कल हम लोगों ने कंप्लीट मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टीज़ जो भी थी उसे डिस्कस कर लिया था। तो अब हम डिटर्मिनेंट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट होता क्या है? जैसे कि हम लोगों ने कई सारे ऑपरेटर पढ़े हैं इन नंबर्स। अगर हम नंबर की बात करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, मॉड, ब्रैकेट, गामा। ओके, तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये भी एक प्रकार के क्या हैं? ऑपरेटर हैं। ये भी क्या है? ऑपरेटर हैं। तो ये कैसे यूज होता है? अगर कोई नंबर है, मान लीजिए 2 है और 3 है, तो इनकी क्या होता है? इनके बीच में लग जाता है। तो ये जो ऑपरेटर हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये हमेशा दो नंबर्स के बीच में लगते हैं। बट ये जो मॉड है, ब्रैकेट है, गामा फंक्शन है, ये सभी वन नंबर्स के ऊपर, मान लीजिए यहाँ पे 5 लिख देते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, ऐसे लिख के आप लोग निकालते हैं ऑपरेटर। ठीक है, तो हमारे मैथमेटिशियन लोगों ने सोचा भाई 2 के लिए हमको ऑपरेटर पता है, एक सिंगल नंबर है तब भी हम ऑपरेटर लगा सकते हैं, बट अगर इनसे ज़्यादा नंबर है तो क्या हम किसी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं? तो उन्होंने ये डिटरमिनेंट ऑपरेटर को देखा और इसके सहारे मोर देन 2 नंबर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है, उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है, ये किनके बीच लगता है? 2 नंबर्स के, ये 1 नंबर्स के। ओके, तो ये सभी लगते हैं 2 and 1 नंबर्स के। इसी तरह से सेम जैसे मैंने इसको पढ़ा वैसे क्या होता है, वैसे ही हमारा ये सारणिक होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सारणिक। क्या है? सारणिक। इसी कैसे डिनोट किया जाता है? जैसे अभी बताइए, इन सभी को ऐसे डिनोट किया जाता है। इसको कैसे? मॉड की ही तरह। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम और होगी कि ये तो सेम मॉड के जैसे दिख रहा है, तो इसके लिए क्या किया उन्होंने? एक लोगो बनाया। लोगो में यहाँ पे रख देती हूँ। अगर ये नहीं रखा हुआ है कि क्या हो जाएगा? सिंपल मॉड हो जाएगा। बट ये रख उठा है तो क्या क्या मतलब निकलेगा? ये डिटर्मिनेंट को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डिटर्मिनेंट का डायगोनल। और ये क्या हो गया? ये भी डायगोनल। तो डायगोनल क्या होते हैं? लेफ्ट साइड एबव टू राइट साइड बॉटम, राइट साइड एबव टू लेफ्ट साइड बॉटम। ये इसे क्या कहते हैं? लीडिंग डायगोनल। और इसे क्या कहते हैं? नॉन लीडिंग डायगोनल। ये क्या है? लीडिंग डायगोनल। ये क्या है? नॉन लीडिंग डायगोनल। ठीक है, और जैसे कि ये किसको शो करता है? ये रो को शो करता है, और ये वाला यन कॉलम को। नंबर ऑफ रो यन, नंबर ऑफ कॉलम यन। ये यन और यन कहाँ से है? नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो जितने नंबर ऑफ रो रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, मान लीजिए सम एग्जांपल आई गिव यू, दिस इज डिटरमिनेंट और नॉट। मतलब आप बताइए कि ये डिटरमिनेंट होगा या नहीं? ये डिटरमिनेंट है या नहीं? ये डिटरमिनेंट है कि नहीं? बताइए आप, ये डिटरमिनेंट है कि नहीं? ये डिटरमिनेंट होगा या नहीं?
तो इसमें से कौन कौन से डिटर्मिनेंट हैं? ये है 1x1 का, ये है 2x2 का, ये है 3x3 का। ऐसे n क्रॉस n का भी बनाया जा सकता है, बट ये डिटर्मिनेंट नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम नहीं इक्वल हैं। इसके लिए एक ये चीज़ हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, ये होता है। अगर ये नहीं शो कर रहा है नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है तो ये सही नहीं होगा। अब डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज ऑपरेटर which operate collection of number and function। क्या होते हैं? जो कि अरेंज होते हैं रो एंड कॉलम वाइज। क्या होते हैं? यह एक प्रकार का ऑपरेटर है जो कि ऑपरेट करता है कलेक्शन ऑफ नंबर्स को विच आर अरेंज्ड एज रो एंड कॉलम। तो डिटर्मिनेंट भी सेम, जैसे कि हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं नंबर्स का, डिवीजन कराते हैं नंबर्स का, मॉड लेते हैं नंबर्स का, वो सभी ऑपरेटर जैसे ही यूज करते हैं वैसे ही डिटर्मिनेंट को भी यूज किया जा सकता है। लेकिन यह क्यों यूज किया गया, इसको क्यों लाए गए? बिकॉज हम दो नंबर्स को के साथ ऑपरेशन लगा सकते थे, ऑपरेट कर सकते थे, दो नंबर्स के साथ ऑपरेशन यूज कर सकते थे। बट अगर मल्टीपल नंबर्स हैं तो हम कैसे ऑपरेशन यूज करेंगे? इसके लिए बेसिकली डिटर्मिनेंट लाया गया। ओके, बट इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? तो इफ देयर आर n रो, मान लीजिए यहाँ पे कितने हैं? n रो है, n रो एंड n कॉलम। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? n रो एंड n कॉलम दिख रहे हैं। तो इन दिस वे वी कैन से इट इज n क्रॉस n ऑर्डर मैट्रिक्स, जैसे कि n क्रॉस n ऑर्डर डिटर्मिनेंट। If there are n row and n column, in this case we can say n cross n order matrix। n cross n order, तो ये क्या हो गया? इसमें ये n cross n order का हो गया डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट क्या कर रहा है? डिटर्मिनेंट कंटेन कर रहा है n स्क्वायर एलिमेंट। क्यों हम n स्क्वायर कह सकते हैं कि यहाँ पे कितने एलिमेंट है? n स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे कितने हैं? ये 1 2 3 4, 2 है ना, ये क्या है? n है। ये क्या है? n है। तो एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 4। यहाँ पे एलिमेंट काउंट करिए, 1 2 3 4, 4 ही एलिमेंट हुई, तो ये करेक्ट हो गया। दिस इज करेक्ट। ओके, डिटर्मिनेंट कंटेन n स्क्वायर एलिमेंट। ओके, यह एक प्रकार का ऑपरेटर है, ठीक है, और जो कि ऑपरेट करता है कलेक्शन ऑफ नंबर्स को या फंक्शन को
which are arranged as row and column, जो कि रो और कॉलम में अरेंज होते हैं. If there are n row and n column, in this case we can say n cross n order matrix. Determinant contain n square elements, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर ये n है, ये भी n है, तो इसका अगर स्क्वायर कर देते हैं तो उतने ही एलिमेंट है. काउंट करके आप देख लीजिए 1 2 3 4. ओके, तो इतना हम लोगों को क्लियर हुआ. एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने देख लिया कि ये एक डिटर्मिनेंट है, ये भी एक डिटर्मिनेंट है, ये भी एक डिटर्मिनेंट है, बट ये एक डिटर्मिनेंट नहीं है क्योंकि इसमें रो एंड कॉलम का ऑर्डर सेम नहीं है. ओके, तो इतनी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली. अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या मेथड्स टू फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं. मेथड टू फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. वैल्यू क्या करनी है, डिफाइन फाइंड करनी है डिटर्मिनेंट की. ठीक है, मेथड टू फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. ठीक है, क्या करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है. इसमें 3 केसेस बन सकते हैं. पहला केस क्या कहता है, अगर 1 ही एलिमेंट है इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. अगर यहाँ फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए 3 हो गया, 1 क्रॉस 1 आर्डर का, इसका आ जाएगा वैल्यू 1, इसका आंसर 1 आ जाए 3 आ जाएगा. अगर ऐसे मान लीजिए -3, अगर यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया है, कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि डिटरमिनेंट है, ये तो प्लस में चला जाता है, बट डिटरमिनेंट भी ये एज टी नेगेटिव ही रहेगा. सेकेंड केस, ये 1 क्रॉस 1 आर्डर का है, बट सेकेंड केस में अगर 2 क्रॉस 2 आर्डर का दे दिया गया तो क्या करेंगे आप. अभी हमने बताया था लीडिंग डायगोनल, नॉन लीडिंग डायगोनल. क्या करते हैं इसमें, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन, AD माइनस BC, ये इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, कोई एग्जांपल एक ले लीजिए. 2 3 5 1 मल्टीप्लाई करा दीजिए आप. 2 1 जा 2 एंड 5 3 जा 15 इक्वल -13, ये आंसर हो जाएगा. केस थर्ड है, अगर ये 2 क्रॉस 2 आर्डर का है. ठीक है, अगर 3 क्रॉस 3 आर्डर का हो जाएगा तो ABC DEF BH के, मान लीजिए 3 क्रॉस 3 आर्डर का है, या फिर इसको इस तरह से मान लीजिए पड़ेगा आपको सॉल्व करने में. A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3. अब इसे लेकर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि पहले वाले में कुछ नहीं करना. अगर 1 है उसमें एलिमेंट, एक एलिमेंट है, एक रो और एक कॉलम है, तो कुछ भी नहीं करना. और जब 2 रो 2 कॉलम है तो सिंपली उसका मल्टीप्लाई करा देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देना है. इट मीन्स डायगोनल एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा के नेगेटिव साइन के साथ लिख देना है. लेकिन तीसरे केस में जब 3 हो जाएंगे हमारे रो एंड 3 कॉलम हो जाएंगे, तब हम उसको कैसे उसको इवेल्युएट करेंगे, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे. तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं हम लोग.
जैसे कि A1 देखो, सबसे पहले आप इसको ना फर्स्ट के रिस्पेक्ट में भी एक्सपेंड कर सकते हैं, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, किसी के भी रिस्पेक्ट में आप लेकर इसे सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले के रिस्पेक्ट में हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पे A1 रखिए, यहाँ पे साइन प्लस हो या माइनस, अभी हम इसका डिस्कस करेंगे साइन क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। B2 देखो, अगर A1 ले रहे हैं, इस वाले रो को, इस वाले कॉलम को छोड़ के बीच वाले को लिख देना है, B2 C2 B3 C3, ओके। अब यहाँ पे प्लस या तो माइनस कुछ तो लेंगे, बट अभी नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं क्या लेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे है, यहाँ पे A1 ले लिए, यहाँ पे B1 लेना है, यहाँ पे क्या लेंगे B1 ये छोड़ के और ये छोड़ के A2 A3 C2 C3 प्लस माइनस ये C1 लेना है, C1 के रिस्पेक्ट में ये और ये छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा A2 B2 A3 एंड B3, ओके। इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि साइन क्या होगा इसमें। तो एक साइन रूल होता है, हम लोग देख लेते हैं उसे भी। साइन रूल क्या कहता है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, मुझे फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट है 1 क्रॉस 1, सेकेंड 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, थर्ड में 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, ऐसे अगर लास्ट में क्या हो गया n क्रॉस n ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया। तो हम यहाँ पे साइन कैसे डिफाइन करेंगे कि कहाँ पे क्या साइन आएगा। देखिए इसमें तो कोई साइन का इशू है नहीं, इसमें भी कोई इशू नहीं है, थर्ड से स्टार्ट हो जाता है साइन का इशू। इसको सॉल्व करने के लिए इशू नहीं है, बट इसमें भी साइन का इशू है कि कहाँ पे प्लस होगा कहाँ पे माइनस होगा। तो हम आपको एक ट्रिक बताएंगे सिंपल सी। देखो, एक तो यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या होगा प्लस, यहाँ पे भी पहला एलिमेंट क्या रखा जाएगा प्लस, फिर उसके बाद निगेटिव, फिर उसके बाद देखो इसके साथ प्लस फिर निगेटिव। अब इसके साथ नीचे आओगे तो अपोजिट साइन रखना है, नीचे आओगे तो प्लस है चूंकि माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। थर्ड वाले पे चलते हैं, पहला प्लस हो गया, दूसरा क्या होगा माइनस, फिर अपोजिट साइन प्लस, यहाँ पे माइनस अपोजिट साइन, फिर यहाँ पे प्लस अपोजिट साइन सबसे, फिर यहाँ पे माइनस अपोजिट, यहाँ पे अपोजिट क्या रखोगे प्लस, यहाँ पे अपोजिट माइनस, यहाँ पे अपोजिट प्लस, ठीक है। ऐसे ही एक तो ये आइडिया हो गया, ये सिंपली आपको याद रहेगा तो आप लगा सकते हैं। बट एक और है रूल, जैसे कि अगर ये मैट्रिक्स दे दिया गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसा दे दिया गया मैट्रिक्स। तो आपको अगर बताना है कि कहाँ पे कौन सा साइन लगेगा तो आप क्या करेंगे। तो वैसे इसमें भी अगर n क्रॉस n आदर का है तो यहाँ पे माइनस प्लस डॉट डॉट करते हुए चले जाइए, यहाँ पे भी प्लस माइनस प्लस डॉट डॉट करते हुए चले जाइए आप, ठीक, जितने भी आदर का हो। अब इसमें कैसे, अब देखो ये तो हो गया कि मतलब पहला प्लस में रखिए फिर अल्टरनेट प्लस माइनस करते हुए चले जाइए। बट अगर आपको जैसे फिफ्थ पूछ लिया तो आप इसे थोड़ी ना देखेंगे, डायरेक्ट आपको क्या करना है, क्या क्या है इसमें 1 1 है पहला वाला। अगर मान लीजिए ये वाला पूछ रहे हैं, इसका साइन क्या होगा बताइए। अब यहाँ से पूरा करेंगे तभी यहाँ तक पता चलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, -1 की पावर 2 + 2 क्या दे रहे हैं सम। अगर माइनस की पावर सम होती है तो क्या हो जाती है पॉजिटिव, ओके, तो ये हो जाएगा।
अगर मान लीजिए इसका साइन पूछ रहे हैं, A33 का -1 की पावर 3 + 3 सम हो गया, इसकी भी 1 वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए इसका पूछ रहे हैं, देखो ये 3 यही लिख रहे हैं, तीसरे नंबर पर तीसरे रो का तीसरे कॉलम, रो में तीसरे नंबर, कॉलम में तीसरे नंबर पर, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए -1 2 + 1 पूछ लिया, तो इसमें तो -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर आ जा रहा है, यहाँ पे इवन आ रहे हैं, तो माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइन रूल, जो भी मेथड टू फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट की कैसे वैल्यू फाइंड की जाती है। अगर 1x1 आर्डर का डिटरमिनेंट है, 2x2 आर्डर का डिटरमिनेंट है, 3x3 आर्डर का डिटरमिनेंट है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट को। ये तो हो गया 3x3। अगर इससे भी कुछ भी जाएगा, मान लीजिए 4x4 डिटरमिनेंट जाता है, ऐसे A B C D A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3 A4 B4 C4 D4। तो आपको क्या करना है, सेम वही प्रोसेस, एक एलिमेंट को सिलेक्ट किया, रो को कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने इसे और इसे सिलेक्ट किया है, ठीक है। इसके थ्रू इसे एक्सपेंड करिए A1। अब ये वाले को छोड़कर देखो, अब ये क्या बनेगा, 3 आर्डर का बनेगा, 3x3 आर्डर का। फिर 3x3 आर्डर को 2x2 आर्डर में फिर से चेंज करेंगे, तो बन जाएगा B2 C2 D2 B3 C3 D3 B4 C4 D4। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे B1, फिर ऐसे ये वाला लाइन छोड़ के, ये वाला छोड़ के, ये वाला छोड़ के, A2 A3 A4 C2 C3 C4 D2 D3 D4। ऐसे ही करते हुए चले जाएंगे, फिर इसको करेंगे, इसको, फिर इसको करेंगे, इसको ऐसे ही करेंगे। फिर इसके बाद लास्ट में A1 तो ये बचा ही है, हाँ, फिर इसको बाहर करके फिर से इसको B2 ये वाला फिर करेंगे, इसको ऐसे, ये 2 3 2 में चेंज हो जाएगा। जब 2 में चेंज हो जाएगा तब जाके इसका सोल्यूशन लेंथी थोड़ा सा है। अगर भाई डिटरमिनेंट चेंज हो रहा है तब तो प्रोसेस तो थोड़ा बड़ा ही होगा ना। C2 और ऐसे करके फिर इसको फिर इस पर ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो आई थिंक हम लोगों का ये क्लियर हुआ, मेथड टू फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये हम लोगों ने देखा। अब एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। 3x3 आर्डर वाला, क्योंकि हम लोगों ने साइन भी डिफाइन कर लिया, 3x3 आर्डर का वो 3x3 आर्डर में एग्जाम्पल। टू 3 4 5 6 7 1 2 3 ये 3x3 आर्डर का है मैट्रिक्स। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, 2 इसे बंद करिए और ऊपर वाले को क्या बचेगा, 6 7 2 3 -3। यहाँ पे क्या लगेगा, कौन सा साइन लगेगा, नेगेटिव साइन लगेगा। ये वाला बंद करिए इसे, 5 1 7 3 प्लस ये वाला 4 ये 5 6 1 2। ओके, अब मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्योंकि 2x2 आर्डर में चेंज हो गया है। 2
3 जा 10, 7 2 जा 14 -3, 5 3 जा 15, 7 1 जा 7 +4, 5 2 जा 10 -6। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 4, 4 2 या 8 -3। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 8, 8 3 जा 24 प्लस यहाँ पे बचेगा 4, 4 4 जा 16, 16 8 24। आई थिंक 0 आ जा रहा है, ऐसा सिर्फ कुछ 0 हुए, बट 0 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, जैसे भी आप लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग माइनर पढ़ेंगे और कोफैक्टर, उपसारणिक और सहगुणनखंड। क्या पढ़ेंगे, माइनर और कोफैक्टर। तो क्या होता है माइनर, क्या होता है कोफैक्टर, उसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट। सारणिक, माइनर का मतलब है क्या, उपसारणिक, उपसारणिक ये माइनर। कोफैक्टर का मतलब है सहगुणनखंड, उपसारणिक और सहगुणनखंड। माइनर है उपसारणिक, कोफैक्टर है सहगुणनखंड। कोई एग्जाम्पल लीजिए, उसके थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। A A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये 3x3 आर्डर का मैट्रिक्स हो गया। डिटर्मिनेंट ओके, आर A11 A12 A2 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये 3x3 आर्डर का मैट्रिक डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है इसको, अगर ना माइनर निकालना हो, देखो माइनर हर एक एलिमेंट का निकाला जा सकता है, और कोफैक्टर, देखो माइनर और कोफैक्टर में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनर क्या है, कोफैक्टर क्या है, क्या डिफरेंस है। चलिए देखते हैं। माइनर ऑफ A1, हर एक एलिमेंट का हम माइनर निकाल सकते हैं, मतलब A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। तो पहले हम माइनर निकालेंगे किसका, A1 का। माइनर ऑफ A1 क्या होगा, A1 इक्वल, अगर A1 का माइनर निकालना है, माइनर को डिनोट करते हैं यम से, यम A1 इक्वल टू, इसे बंद करना है और इसे, A1 का निकालना है ये और ये नहीं लिखना, और ये लिख लेना। ठीक, यम A1 का माइनर हो गया। इसी तरह अगर यम A2 का माइनर कह दो तो क्या करेंगे आप, यम A2 ये वाला है, ये बंद करिए और ये बंद करिए, क्या बनेगा, ये B1 बचेगा, C1 बचेगा, B3 बचेगा, C3 बचेगा। ठीक, तो ऐसे किसी का भी माइनर हमको निकालने के लिए कह दे, मान लीजिए यम C3 का कह दे माइनर, ये वाला, इसे बंद करिए, इसे बंद करिए, क्या बच रहा है, A1 B1 A2 B2, 2x2 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा माइनर, कुछ नहीं किया गया है। अगर A1 पूछ रहे हैं तो उसका A1 के नीचे A1 का रो एंड A1 का कॉलम दोनों को निगलेक्ट करके जो बचा हुआ है उसे वैसे साइड में लिख लेना है। ठीक, ये हो गया हमारा माइनर। अब चलते हैं कोफैक्टर।
कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर ऑफ A1, कोफैक्टर को डिनोट करते हैं C1 से। किससे? C से। CA1, इसमें वही साइन रूल लगेगा। साइन रूल के अकॉर्डिंग इसमें साइन लिया जाता है। तो इसमें -1 की पावर I प्लस J डिटरमिनेंट, देखो ये एक प्रकार से कोफैक्टर का फार्मूला हो गया। ये फार्मूला देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसको लगाएंगे। ABCD, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इसी में रखना पड़ेगा अगर कोफैक्टर निकालना है तो। क्यों? मैंने देखो सेम कोफैक्टर और माइनर सेम ही है, बट उसमें जो माइनर आया रहता है वही कोफैक्टर आएगा, बट क्या होता है उसमें साइन चेंज हो जाता है कोफैक्टर में। और साइन के लिए हम हमेशा क्या याद करेंगे कि -1 की पावर I प्लस 1 रख दिया जाता है, तो वो कोफैक्टर में चेंज हो जाता है। तो अगर कोफैक्टर ऑफ A1 निकालना होगा, A1 मीन्स CA1, तो आप कैसे करेंगे? ये है ना, यहाँ पे -1 की पावर I क्या है? फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 + 1, बच क्या रहा है? ये छोड़ो B2। अब सोच रहे होंगे भाई यहाँ कंसीडर की 1 1, देखो क्योंकि 1 1 यहाँ भी है, फर्स्ट रो है एंड फर्स्ट कॉलम है, तो 1 1 तो यहाँ पे भी होगा, बट मैंने नोटेशन यहाँ पे लिखा हुआ, नोट यहाँ पे क्या है, पहला रो है पहला कॉलम है क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिखा था, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला रो एंड ये वाला कॉलम छोड़ दीजिए आप, B2 C2 B3 C3, 2 क्रॉस 2 वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। आ जाएगा क्या? B2 C2 B3 C3, 2 क्रॉस 2। अगर ऐसे कोफैक्टर ऑफ हम A3 कह दें, तो CA3 इक्वल CA3, ये वाला रो कॉलम, ये वाला रो, बट उसके पहले नेगेटिव साइन क्या बन रहा है? ये A3 मीन्स क्या? 3 1 3 1 3 + 1, यहाँ पे क्या बनेगा? ये वाला छोड़ दीजिए और ये वाला B1 C1 B2 C2, 2 क्रॉस 2 वाला का, यहाँ पे क्या होगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा, इवन B1 C1 B2 C2, 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग माइनर कोफैक्टर, अगर आप देखते हैं कि ये माइनर है A1 का, ये क्या है? कोफैक्टर है A1 का, तो क्या दोनों सिमिलर हैं? आप देखिए, ये वाला माइनर, ये माइनर A1 है, ये कोफैक्टर A1 है, तो माइनर ये है, कोफैक्टर ये है, दोनों में B1 है C2 है C2 है, B3 है C3 है C3 है, तो दोनों क्या हो गए? सेम, बट साइन का डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि इसमें साइन नहीं चेंज हुआ यहाँ पे, क्योंकि ऑड आ गया, इवन आ गया। अगर ऑड आ जाए, मान लीजिए कोई ऑड का देख लेते हैं, ये वाला केस है, कोफैक्टर ऑफ A2 इक्वल टू CA2, -1 की पावर कितना है? यहाँ पे 2 1 है, दूसरा रो है पहला कॉलम है, तो 2 + 1, किसे किसे छोड़ेंगे? इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है, B1 C1 B3 एंड C3। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? क्योंकि 3 हो जा रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन बचेगा, यहाँ बचेगा B1 C1 B3 एंड C3। अगर यहाँ पे A3 निकाले होंगे A2, देखिए
ये हम लोगों ने A2 निकाला हुआ है माइनर, और यहाँ पे कोफैक्टर निकाला हुआ है, यहाँ पे कोफैक्टर A2 का निकाला हुआ है, और यहाँ पे कोफैक्टर A2, यहाँ पे माइनर A2। देखिए ये एंड ये क्या सिमिलरिटी है, बिल्कुल सिमिलरिटी है, बट यहाँ पे माइनस साइन का डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोगों ने कोफैक्टर माइनर समझ लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कोफैक्टर और माइनर पर। Question like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 4, ठीक है। 3x3 आर्डर का मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम माइनर निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे पूछ लिया गया कि M5 बताइए, C5 बताइए, तो पूछ लिया गया आपसे, आप क्या करेंगे? M5 के लिए कौन सा पूछ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 वाला पूछ रहे हैं। M5 5 यहीं पे है। M5 मीन्स ये वाला, C5 मीन्स ये वाला पॉइंट, ये वाला। 5 मीन्स क्या होता है? कौन सा एलिमेंट? 5 जहाँ पे लिखा हुआ है वो। अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो ये वाला माना जाता, अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो 2 बन जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि केवल 2, क्योंकि अगर 2 हो जाएगा तो फिर उसमें कॉम्बिनेशन हो जा रहा है, 2 हो जा रहे हैं, डिफाइन नहीं कर पाएंगे कौन सा 2 हम लें। इसी वजह से फिर उस तरह से नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे माइनर्स ऑफ M5 क्या होगा? 5 को निगलेक्ट करिए यहाँ से, ये साइन क्या होगा? क्या चल रहा है यहाँ पे? दूसरा कॉलम एंड दूसरा रो, तो ऐसे चलेगा। इसे और इसे निगलेक्ट कर दीजिए। 1, 2, 3, 4, M5 कितना आ जाएगा? 4 - 6 -2 -2, ठीक है। ये हो जाएगा माइनर ऑफ M5। अगर हमको कोफैक्टर ऑफ M5 निकालना हो तो क्या होगा? C5। कोफैक्टर निकालना है तो C5। देखो सॉरी, यहाँ पे माइनस ये वाला नहीं होता है, ये तो माइनर है। सॉरी, माइनर में ये चीज़ें नहीं होती हैं। ये जो मैंने फार्मूला लगाया ये कोफैक्टर के लिए है, I+J करके। यहाँ पे भी सेम आएगा, क्योंकि ये सेकंड नंबर रो है एंड सेकंड नंबर कॉलम है। प्लस में 4 - 6 = -2 आंसर, ठीक है। इस तरह से हम माइनर निकाल सकते हैं, कोफैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब ये हो गया। अगर देखो, ये तो हम एक एलिमेंट का निकाल लिए। अगर क्वेश्चन दिया गया है माइनर निकालिए, कोफैक्टर निकालिए, तो हम लोगों ने सीखा कि कैसे माइनर और कोफैक्टर एक एलिमेंट का निकालते हैं। लेकिन पूरी सीरीज पूरा डिटर्मिनेंट बनाया जा सकता है माइनर से कोफैक्टर को। माइनर और कोफैक्टर से पूरा डिटर्मिनेंट बनाया जा सकता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर ऐसे बनेगा। M(a1), M(a2), M(a3), M(b1), M(b2), M(b3), M(c1), M(c2), M(c3), ठीक है। ये क्या हो गया? माइनर हो गए। ये माइनर हो गया। माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर, ये माइनर ऑफ 3x3 आर्डर का। ऐसे ही कोफैक्टर भी निकाला जा सकता है। CA1, CA2, CA3,
CB1, CB2, CB3 एंड CC1, CC2, CC3। ठीक है, ये क्या हो गए? कोफैक्टर हो गए, कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ये माइनर, कोफैक्टर, और जैसे मैंने एक एक का करके निकाला है वैसे एक एक करके निकाला जाएगा और ये क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे सभी। जो एक एक मिलेंगे उनको इसमें पुट करेंगे। फर्स्ट के प्लेस पे जो पहले के लिए मिला है, दूसरे के लिए जो भी मिला रहेगा माइनर या कोफैक्टर, हम उसको इस प्लेस पे लिख देंगे। अगर मान लीजिए 2x2 वाला का है, एक ट्रिक लिख लीजिए, 2x2 ऑर्डर करेगा तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मान लीजिए कह दिया आपको A, B, C एंड D, ये क्या है? 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है। अगर इसमें कह दिया कि हमें माइनर बताइए, तो माइनर के लिए आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? इनको इंटरचेंज कर देना है आपस में। ठीक है, इनको क्या करना है? इंटरचेंज। D, C, B एंड यहाँ पे A, क्या हो जाएगा? ये माइनर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? माइनर। बट कोफैक्टर में सेम वही ट्रिक कि नेगेटिव साइन लगा दीजिए, ये माइनर हो गया। और CA निकालना होगा तो ये ट्रिक है। सेम वही प्रोसेस जो हम लोगों ने पहले सीखा है उसी के थ्रू इसको लगाएंगे तो आ जाएगा ये चीज़। B माइनस C माइनस B और क्या हो जाएगा? A, 2x2। सेम माइनर और सेम कोफैक्टर और माइनर सेम चल रहे हैं, सारी चीज़ें सेम हो रही हैं, बट क्या हो रहा है उसमें? साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। अब अगर कोई क्वेश्चन दे देता है आपको और पूछ लेता है, जैसे कि अभी हमने बताया कि माइनर निकाल सकते हैं A11, A12, A2, क्या करके M1, MA1, MA2, MA3, ऐसे माइनर हमने ढेर सारे लिख दिए। तो क्वेश्चन क्या पूछता है? मान लीजिए क्वेश्चन है 1, 2, मैं 50 कर दीजिए यहाँ पे, 50, 20, 10, 35, 40, 37, 27, 80 ऐसे दे दिया गया। अब इसका कह देगा माइनर यम A1 का बताइए, ये वाला A1 है ना, यम A1 माइनर बताइए। और ऑप्शन दिए रहेंगे तो आप कैसे फाइंड करेंगे? क्या एक एक एलिमेंट का आप माइनर निकालेंगे? यम ए पूछ लिया जाएगा कि पूरे का माइनर बताइए। बिल्कुल नहीं, मान लीजिए यहाँ पे कुछ दिया गया ऑप्शन वाइज B, C, D, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहले आप क्या करेंगे? पहले एलिमेंट का आप माइनर निकाल लीजिए। पहले का माइनर क्या बनेगा? इसे क्लोज करिए, इसे क्लोज करिए, क्या बन रहा है? ठीक है, ये बन जा रहा है हमारा। तो क्या करेंगे हम? अब इसे घटा दीजिए, 1, 0, 2, 3 एंड 1। कितना आंसर आ गया ना? पहला एलिमेंट क्या बन रहा है? ये तो ऐसे दिया रहेगा पहले एलिमेंट पे, और सारे कुछ भी रहेंगे, जो भी रहेगा सारे मुझे नहीं निकालने हैं। मान लीजिए यहाँ पे 150 दे दिया गया, कुछ भी दिया गया है यहाँ पे, वो तो सारे नहीं देंगे। अगर इतना लेंदी क्वेश्चन दे रहा है तो आपको ये करेगा कि आप पहला ही माइनर निकालिए, आपको मिल जाएगा और किसी ऑप्शन में नहीं रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे 50 कर दिया और कुछ भी कर दिया, यहाँ पे 40 कर दिया, ठीक है, ये माइनर। इस तरह से कई सारे, और यहाँ पे कुछ भी माइनर है, माइनर कई सारे दिए रहेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 45 है, कुछ भी है, ठीक है। बट हमें क्या करना है? पहला माइनर अगर हमें पता चल गया, पहला माइनर निकाल के
हम लोग ये कह सकते हैं कि पहला वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि और किसी में माइनर वो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आइडिया है आपके पास तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे इसे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप डिटरमिनेंट को क्वेश्चन को लगाते हैं तो ये प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। क्या होती है प्रॉपर्टी, क्या यूज है प्रॉपर्टी का बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज बहुत। इफ बी चेंज, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ बी चेंज all rows with column, then value of if we change all rows with columns, then value of new determinant is same as previous determinant. If we change all rows with columns, then value of new determinant is same as previous determinant. इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे A1, B1, C1, A2, B2, C2 हो गया, A3, B3, C3 हो गया, और ये 3 क्रॉस 3 आवर का डिटरमिनेंट हो गया, ये कोई ए है। ठीक, तो अगर इसे हम लोग चेंज कर देते हैं ऐसे, ये पूरा उठा के इधर कर देते हैं, A1, B1, C1 कर देते हैं, और ये A2, B2, C2 ये रो में है, इसे कॉलम में कर दिए, और ये रो में है, इसे कॉलम में कर दीजिए। तो कोई चेंजिंग इसमें नहीं होगी। ठीक है, लेकिन सभी को करना है, सभी रो को कॉलम में, सभी रो को कॉलम में, सभी रो को कॉलम में। ठीक है, तो नो चेंजिंग एट ऑल। सेकंड क्या कहता है, इफ वी इंटरचेंज एनी टू रो, if we interchange any two rows or any two columns, if we interchange any two rows and any two columns to each other, then value of determinant will be same as previous determinant. Then value of determinant is same as previous determinant.
ठीक है, ये हो गया हमारा। देखो सेम तो इसमें होता है, बट सेम एज प्रीवियस डिटरमिनेंट विथ नेगेटिव साइन। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज सेम एज प्रीवियस डिटरमिनेंट विथ नेगेटिव साइन। मतलब जो भी उसकी साइन रहेगी उसका नेगेटिव हो जाएगा। मान लीजिए A=, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 है, 3x3 आर्डर का। ये पहला मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट हुआ। अगर इसके हम रो को, ये फर्स्ट रो को सेकंड रो में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या होगा, पहले नेगेटिव साइन लग जाएगा। A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3 C3 ये हो जाएगा 3x3 आर्डर का डिटरमिनेंट। अगर इसको एक बार और चेंज करते हैं तो ये नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव दो बार आ जाएगा और वो हो जाएगा पॉजिटिव। ये दो क्लियर हुए हमारे। दो कॉन्सेप्ट, दो प्रॉपर्टीज क्लियर हुई। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। पहला क्या है, इफ वी चेंज ऑल रोज विथ कॉलम्स, सभी रो को कॉलम में चेंज करिए। ये रो है, कॉलम में चेंज किया गया है तो क्या होगा, सेम एज प्रीवियस होगा उसका, कुछ भी उसमें चेंज नहीं होगा। जो वैल्यू अगर इसकी हम लोग मान लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, लेमडा के इक्वल है, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा के इक्वल हो जाएगी। अगर ये वैल्यू लेमडा के इक्वल है तो ये वाली वैल्यू अगर निकाल रहे हैं तो ये माइनस लेमडा के इक्वल होगी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, सेम अगर हम उसे सारे रो को कॉलम में चेंज कर दे रहे हैं और इसमें एक रो को दूसरे रो से इंटरचेंज कर रहे हैं। रो को कॉलम में नहीं कर रहे हैं, रो को रो में ही इंटरचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। पहले रो को दूसरे रो में, दूसरे रो को पहले रो में, तो माइनस साइन के साथ होगा। ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। ये कभी कंफ्यूज मत होना कि दोनों एक तरह दिख रहे हैं पढ़ने में। चेंज उसमें भी हो रहा है, चेंज इसमें भी हो रहा है, बट इसमें इंटरचेंज हो रहा है, उसमें चेंज हो रहा है। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज क्लियर हुई। अब जो हम लोगों ने सेकेंड वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी उस पर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। मान लीजिए लेमडा है तो यहाँ पे वैल्यू क्या पूछ ली जाती है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्योंकि अभी जब हम प्रॉपर्टी देखते रहते हैं तब हमें नहीं पता चलता कि इसका कहीं इम्पोर्टेंस भी है, बट आफ्टर प्रॉपर्टी जब आप क्वेश्चन लगाने जाते हैं तब आपको समझ में आएगा कितनी यूजफुल प्रॉपर्टी थी। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा और हमें एग्जैक्ट आंसर विद इन सेकेंड हमें मालूम हो जाएगा। अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेंदी प्रोसेस होगा। ठीक, इसमें क्या किया गया है, अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसको इंटरचेंज किया गया है इसमें, तो क्या हो जाएगा, लेमडा की जगह पे माइनस लेमडा इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया जो हम लोगों ने सेकेंड वाला पढ़ा हुआ था। प्लीज थर्ड क्या है, इफ ऑल एलिमेंट्स below leading diagonal
या तो वो लीडिंग डायगोनल में हो, या तो वो लीडिंग डायगोनल के एबव हो, या तो लीडिंग डायगोनल के बिलो हो। लीडिंग डायगोनल, इफ ऑल एलिमेंट बिलो लीडिंग डायगोनल इज 0, अगर आर अगर 0 है, अथवा इफ all elements above leading diagonal is 0, अगर एबव में लीडिंग डायगोनल के और बिलो में अगर एलिमेंट क्या है, सभी 0 हैं, तो क्या होगा? Then the value of such type of determinant क्या होगा? लीडिंग डायगोनल का क्या होगा? लीडिंग डायगोनल के जितने भी एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट होगा। Then the value of such determinant is equal to product of leading diagonal। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसके थ्रू एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है ए, ये हो गया एक एग्जाम्पल। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा। बी, मान लीजिए ये कोई एग्जाम्पल, ठीक, इसका आंसर बताइए। जो हमने ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी है, सेम लाइक एज, आपको आंसर देना है इसको। अगर प्रॉपर्टी समझ में आ गई है तो आपको आंसर विदिन सेकेंड आप दे देंगे, कुछ भी सोचना ही नहीं है आंसर के लिए आपको। और ये बताइए क्या हमारी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है इसमें? लीडिंग, ये क्या है? लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है। इनके एबव क्या है? 0 है। बिलो क्या है? 0 है। एंड एबव एंड बिलो 0 है। तो क्या होगा? लीडिंग डायगोनल का प्रोडक्ट होगा, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ABC, एंड ये क्या हो जाएगा? ABC, एंड ये क्या हो जाएगा? ABC। ठीक है, तो पता चला कि कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। ठीक है, प्रॉपर्टी मालूम है, आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, पूरा फार्मूला लगा के आप तुरंत निकाल लेंगे इसको। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी, कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल एक सॉल्व कर लेते हैं इसका। 1 2 3 0 0 0 5 6 7। अब यहाँ पे कितनी भी बड़ी वैल्यू आ जाए आपकी, 1000 आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई इतने का ही करवाना है। इसका मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? 6, 3 क्रॉस 3। ठीक, मान लीजिए ऐसे हो गया 1 2 3, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे क्या होगा इसका? इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। तीसरा उस तरह से ले लीजिए आप, 1 2 3, यहाँ पे 0 0 0, एंड यहाँ पे 5 6 7 ले लीजिए, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, तो ये थर्ड हमारा क्लियर हुआ। ठीक,
कुछ नहीं करना है। एबव में 0 हो गया, बिलो में 0 हो गया या दोनों 0 हो गया तो लीडिंग डायगोनल का प्रोडक्ट ले लेना है। ओके, थर्ड हो गया। फोर्थ में क्या है, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ any row and any column, अगर सभी एलिमेंट किसी रो और किसी कॉलम के आप डिटर्मिनेंट आर 0, if all element of any row and any column is indeterminate, is 0, then the value of determinant must be 0। ओके, ठीक है। अब कोई एग्जांपल ले लीजिए आप। क्या वैल्यू आ जाएगी, 0। एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 0 0 0, कोई भी एक, अभी मैंने रो किया है, आप कॉलम कर सकते हैं ऐसे 0 0 0 2 1 3 5 6 7, कुछ भी हो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगी वैल्यू, 0 हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी इजी थी कि कुछ नहीं करना है। अगर एक रो या एक कॉलम कोई भी 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ क्या है, इफ एनी टू रो आर एनी टू कॉलम आर equal, then value of determinant if any two row and any two column are equal, then value of determinant is equal 0। For example 1 2 3 1 5 7 1 2 3, क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। अगर इसे प्रूव करना हो तो क्या करेंगे, अगर इसको इससे घटा देंगे तो ये 0 बन जाएगा। 0 0 0 1 5 7 1 2 3, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, जो इसके जस्ट पहले हमने फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उससे भी ये वाला सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। अगर कोई भी दो रो एंड दो कॉलम इक्वल हैं तो क्या करना है, अगर दो कॉलम दो रो इक्वल है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, if constant is common in each element
if constant is common in each element of any row or any column of determinant अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन है, if constant is common in each element of any row and any column of determinant, then value of determinant is take outside of the determinant. देन क्या करेंगे, वैल्यू नहीं डिफाइन होगी कोई, लेकिन हम क्या करेंगे उसको, उस जो कॉमन एलिमेंट रहेगा उसे क्या करेंगे, आउटसाइड कर देंगे डिटरमिनेंट से. देन कांस्टेंट इज आउटसाइड डिटरमिनेंट. ठीक है, क्या करेंगे, कांस्टेंट को आउटसाइड कर देंगे डिटरमिनेंट से. जैसे A1 B1 C1 lambda A2 lambda B2 lambda C2 lambda A3 lambda B3 lambda C3 नॉट lambda. ठीक, मान लीजिए यहाँ पे lambda है, क्या करेंगे, lambda को कॉमन कर लेंगे. lambda A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3 3 + 3. ठीक है, ये 6 हो गया. एग्जाम्पल के लिए सिक्स 3 5 5 4 2 यहाँ पे कर दीजिए 8 -7 10 इक्वल टू k एंड 6 3 5 5 4 2 24 21 30. अब बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी. इस प्रोसेस, इस जो हमने प्रॉपर्टी बताई, इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप इसका आंसर बताइए क्या होगा. देखिए, ये हमें मालूम है k की वैल्यू है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये k की वैल्यू है तो हमको ये मालूम नहीं है, इसमें ये दिख भी नहीं रहा है, बट हमने रो और पहला रो और दूसरा रो दोनों दिख रहा है सेम है, बट तीसरे में डिफरेंट है उसमें. ठीक है, तो लिखते हैं हम इसमें 6 3 5 5 4 2. क्या यहाँ पे हम 3 कॉमन कर सकते हैं इस वाले में, 8 -7 अगर कॉमन करेंगे तो 3 से बन जा 21 एंड 3 10 जा 30. कितना हो जाएगा, 3 + 3 हो गया. ठीक है, ये हो गया हमारा. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो गया, आउटसाइड हो गया कि नहीं, डिटरमिनेंट से आउटसाइड हो गया कांस्टेंट. ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर हुई कि कांस्टेंट को आउटसाइड कर देना है. ऐसे कोई क्वेश्चन आया है तो डायरेक्ट वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, इतने की वैल्यू क्या है, k के इक्वल है. यहाँ पे क्या हो जाएगा 3k. ठीक है, क्या हो जाएगा 3k.
सेवंथ प्रॉपर्टी क्या कहती है? If elements of any two row if elements of any two row or any two column क्या proportional हो, तो क्या होगा? proportional to each other, then value of determinant will be 0. अगर देखो कितनी जगह 0 आया, अभी मैं बताती हूँ. then value of determinant is 0. ठीक है, तब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी. इस क्या कैसे कॉन्सेप्ट है इसका? मान लीजिए ये हो गया A1 A2 A3 B1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3. अभी से बताइए. इफ A1 अपान में A3 B1 अपान में B3 C1 अपान में C3 इक्वल टू लेमडा हो गया. यहाँ से फिर A1 की वैल्यू निकालेंगे हम. A1 इक्वल टू लेमडा A3 B1 इक्वल टू लेमडा B3 C1 इक्वल टू लेमडा C3. अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं A1 B1 C1 की, तो देखिए क्या मिलेगा हमें. A1 की वैल्यू क्या है? लेमडा A3 एंड B1 की वैल्यू लेमडा B3 एंड C1 की वैल्यू लेमडा C3. लेमडा A3 लेमडा B3 लेमडा C3 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3. अब अगर हम लोग इसको कॉमन करने वाली, कांस्टेंट कॉमन करने वाली प्रॉपर्टी से अगर इसे कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा? लेमडा कॉमन कर लीजिए. A3 B3 C3 A2 B2 C2 A3 B3 C3. अब ये क्या हो रहा है? दो रो क्या हो रहे हैं? सेम हो रहे हैं. दिस रो एंड दिस रो, दोनों रो सेम है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रॉपर्टी से 0 हो जाएगी. ठीक है, तो बेसिकली ये प्रोपोर्शनल वाली प्रॉपर्टी जो है, एलिमेंट ऑफ एनी टू रो एंड एनी टू कॉलम आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0. अगर एलिमेंट क्या है? दो रो और दो कॉलम के प्रोपोर्शनल है. प्रोपोर्शनल मीन्स A1 अपान में A3 B1 अपान में B3 C1 अपान में C3 है लेमडा के इक्वल, तो क्या हो जाएंगे? वो लेमडा के इक्वल करने से वो क्या हो जा रहे हैं? 0. हमने इसे समझ लिया. अब एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझ लेते हैं. नाइन अपान में 27 3 3 3. इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है? 1/3 ना, इक्वल आ जा रही है. इट मीन्स कि ये प्रोपोर्शनल है. क्या हो रहा है? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर ये प्रोपोर्शनल है तो 4 कॉमन आ जाएगा. ठीक है,
यही बन जा रहा है। अगर इसमें से कोई कॉमन ले रहे हैं तो यही बन जा रहे हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यहाँ से अगर दो प्रोपोर्शनल हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, ठीक है, कॉमन लेने के बाद। प्रोपोर्शनल कंप्लीट हुआ। अब एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं, डिटरमिनेंट में है। वी कैन यूज फॉलोइंग इन डिटरमिनेंट। क्या यूज कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई ये ए हो गया, कितने आर्डर का ये है? 3x3 आर्डर का। तो क्या होगा? R1 को क्या कर सकते हैं? R1 प्लस लेमडा R2 प्लस म्यू R3, एंड C को चेंज करना चाहें तो C1 प्लस लेमडा C2 प्लस लेमडा C3, ऐसा कर सकते हैं। तो क्या चेंजिंग होगी अगर ऐसा करते हैं? तो A1 प्लस लेमडा A2 प्लस म्यू A3, या फिर क्या हो जाएगा? B1 प्लस लेमडा B2 प्लस म्यू B3, या फिर C1 प्लस लेमडा C2 प्लस म्यू C3, ठीक है, म्यू C3 हो जाएगा। और यहाँ पे यही आ जाएगा A2 A3 B2 B3 C2 एंड C3। 3x3 आर्डर का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हो गया। ओके, तो यही है प्रॉपर्टी बेसिकली कि मल्टीप्लाई कुछ करवा के आप ऐड कर सकते हैं तीनों को, या फिर नार्मली आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। और अभी आपको यूज नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये और ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। अगर हमारा डिटरमिनेंट ये छोटा सा दिख रहा है, बट यहाँ पे क्या हो जा रहा है? बड़ा सा हो जा रहा है। तो आपको लग रहा होगा कि इसका कहाँ पे यूज होगा, बट ऐसा नहीं है। ये रो में हम लोगों ने किया है, इसका एक्सपेंशन हम लोगों ने रो में किया है, ये रो है, रो में किया है। आप कॉलम में भी कर सकते हैं। कॉलम में करना होगा तो क्या करेंगे? कॉलम में करना होगा तो इसमें करेंगे हम लोग यही चीज़ जो हम लोगों ने रो में की है। A1 प्लस लेमडा B1 प्लस C1 प्लस म्यू C1, A2 प्लस लेमडा B2 प्लस म्यू C2, A3 प्लस लेमडा B3 प्लस म्यू C3, और सारे एलिमेंट वैसे रख देंगे B1 C1 B2 C2 B3 C3, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आ गया ना कॉन्सेप्ट? ये क्या करना है? ऐड करना है, मल्टीप्लाई करवा के ऐड कर लेना है। अभी आपको कम समझ में आएगा, बट जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 8 इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में जैसे कि 1 मेगा मेगा स्क्वायर मेगा मेगा स्क्वायर मेगा मेगा स्क्वायर 1 1 ऐसा है। तो हम लोगों को निकालना है इसकी वैल्यू। कैसे निकालेंगे? ऐड कर लीजिए इसको तीनों को। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 1 3 क्रॉस 3। ठीक, तो क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स में क्या पढ़ा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 0, ये सभी वैल्यू क्या हो जाएंगी 0 0 0 0, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 1, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के इक्वल। तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो इतने इजीली से हम लोग सॉल्व कर पाए। अगर हमें प्रॉपर्टी नहीं मालूम होती तो हम लोग जूझते रहते, लेंदी प्रोसेस चलता। सॉल्व तो कर ही लेते बट लेंदी प्रोसेस चलता। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। एक बार आप नोट कर लीजिए। अब एक नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कहीं कहीं यूज कर लिया जाता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। बेसिकली ये जो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आ रहा है। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा। अगर ये वाला हम प्रॉपर्टी नहीं पढ़े होते तो शायद ये क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते इतनी इजीली। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप सभी याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज़ हैं। अब एक लास्ट है जिसमें कि जैसे कि A1 B1 C1 D1 हो गया, A2 B2 C2 D2 हो गया, A3 B3 C3 एंड D3 हो गया। ये हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें डिटरमिनेंट बनाना है। कितने डिटरमिनेंट बनेंगे 1, ठीक, 2, कितने बन रहे हैं इसमें, बेसिकली 2 ही बनेंगे, 3 का कोई चांस नहीं है। देखते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा क्या है A1 B1, एक्सपेंशन हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं इसको। सोच रहे होंगे भाई एक्सपेंशन करने में आपको क्या मज़ा आ रहा है, ऐसा करने में हम लोग वैसे ही सही थे कि इजीली सॉल्व कर लेते, ऐड कर लेते, बट ऐसा नहीं है। वेरिएबल आ गया तो आप ऐड कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो आपको सेपरेट करना होगा। उसी कंडीशन के लिए आपको ये फार्मूला दिया गया है, ये प्रॉपर्टी दी गई है। C1 D1 A2 B2 D2 A3 B3 B2, 3 क्रॉस 3 का 3 क्रॉस 3 का 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। ये पहला हुआ। अगर ऐसा है तो दूसरा क्या है A1 प्लस B1 B1 C1 प्लस E1 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कितने एक्सपेंशन बनेंगे 1 2 1 2, फिर क्या होगा इसके साथ 1 एंड 2 1 एंड 2। कितने एक्सपेंशन बन रहे हैं स्पेंड करने के बाद 4 डिटरमिनेंट बनेंगे। पहले में क्या होगा, इसमें क्या कर रहे हैं, जो ये प्लस वाला साइन है इसे हटा के हम लोग कई सारे डिटरमिनेंट बना रहे हैं। पहला क्या होगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस B1 B2 B3 B1 B2 B3
C3 and C1, C2, C3 and लास्ट में 3। थर्ड क्या होगा? थर्ड में होगा A1, B1, E1, A2, B2, E2, A3, B3 एंड E3। ओके, इतना हुआ। अब हम उसके बाद फोर्थ वाले में क्या चलेगा? देखो A1 कर लिए हम लोग, B1 भी कर लिए, B1 का भी बाकी है। A1 दो बार आ गया, B1 एक बार आया, B1 C1 के साथ हुआ है, E1 के साथ नहीं हुआ है। तो क्या होगा? D1, B1, E1, D2, B2, E2, D3, B3, E3। क्या हुआ? क्लियर हुआ? 4 बनेगा। ये विजुअल नहीं है भाई। अब सारी प्रॉपर्टी क्लियर हुई, उसके बाद मेरा ये मार्कर बिल्कुल खाली हो चुका है। ठीक है, अब ये काम करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है ब्लैक मार्कर। लेकिन अच्छे टाइम पे ये है क्योंकि हम लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हैं, जैसे कि 10 प्रॉपर्टीज है मे बी। हाँ, दिस इज 10, ये 10th है। तो हम लोगों ने 10 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं और सारे को विद एग्जाम्पल एंड एक्सपेंशन के साथ, और हर एक प्रॉपर्टी को हम लोगों ने डिस्कस किया। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा डिटरमिनेंट, और इतने ही कॉन्सेप्ट हैं डिटरमिनेंट के, और कुछ भी नहीं पढ़ना है ऐसे। ठीक है, थैंक यू।